Okay, we had completed stage number 2 of the entire solution of the finding of frequencies of torsional vibrations of a shaft when it is treated as a continuous system. Stage number 1 was develop the wave equation, which we did. Stage number 2 was find the general solution to the wave equation, which is this. That is also complete. And now stage number 3, apply the specific boundary conditions that you want and which can take 3 forms. The first form of boundary condition is that of a fixed free situation. Second one is a free situation. And the third one is a fixed situation. So depending on what your boundary conditions are, the final solution of the frequency equation will change. So right now we are discussing the fixed free boundary conditions. Fixed free boundary condition means one end of the shaft is fixed and the other end of the shaft is free. The fixed end gives a mathematical condition that the value of theta at x is equal to 0 will be 0. And the free end gives the boundary condition that the gradient of theta with respect to x measured at the free end, that is when x is equal to L, will yield a value of 0. So with these two boundary conditions, we are going to proceed with the general solution which we obtained, and we want to find out what will become to the general solution when these conditions are imposed on it. तो बेसिकली अपन क्या करने जा रहे हैं, ये जो दो बाउंड्री कंडीशंस आपने अभी डिक्टेट किए, इन दो बाउंड्री कंडीशंस को जनरल सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इनके एप्लीकेशन से जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाता है. This is what we are going to do. ठीक है. So the fixed free boundary condition is given as follows, and when you apply it on it, you apply it one by one. तो पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ले लेते हैं और बोलते हैं कि इसमें क्या करना है मेरे को. मैं जनरल सॉल्यूशन थीटा पकड़ लेता हूं और उसको लेके मुझे करना क्या है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, wherever you find the variable x in the expression of theta, देखो यहां पर इस बॉक्स में ही आपको x मिलेगा. इस वाले बॉक्स में तो जैसा आपको पता है, दिस एंटायर बॉक्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शन कैपिटल टी विच विल बी टोटली डिवॉइड ऑफ एनी एक्स वैल्यू. इसके अंदर स्मॉल एक्स कहीं नजर ही नहीं आएगा, देख लो. तो इसको तो देखना ही नहीं है. नाउ यू लुक एट दिस ब्लॉक वेर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू अप्लाई एक्स इक्वल टू 0 हियर. जहां जहां पे भी एक्स दिख रहा है उसको 0 करो. इसको छेड़ो ही मत, इसको एज इट इज छोड़ दो. ठीक है. तो क्या आएगा, x को यहां पे 0 किया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया. जब ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो साइन ऑफ 0 कितना है, 0 हो गया. तो ये a इंटू साइन पूरा पार्ट 0 हो गया. सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 0 प्लस b cos ओमेगा n x अपॉन c. अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. तो ये ओमेगा n x बाई c पूरा 0 हो गया. व्हाट इज cos ऑफ 0, इट इज एक्चुअली 1. ठीक है. तो इस एप्लीकेशन के साथ में जो मेरा थीटा का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा. देखिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम अप्लाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन व्हिच सेज द वैल्यू ऑफ थीटा एट x इज इक्वल टू 0 इज 0. सो व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर इज पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ थीटा, एंड वंस यू डू सो देन मेक थीटा इक्वल टू 0. तो अब अपन को क्या करना है, पहले तो x की जगह पे 0 रखा तो मेरे को दिखा कि क्या हुआ, थीटा इक्वल टू, ये तो पूरा सेक्शन 0 हो गया, 0 प्लस b इंटू कॉस ऑफ 0. कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो ये चीज हो गई b. ठीक है. तो 0 प्लस b की जगह मैं सीधे सीधे b लिख देता हूं. तो बेसिकली आपका ये जो पूरा ब्लॉक था, द ब्लॉक कंटेनिंग स्मॉल x, दिस होल थिंग इज सिंपली b नाउ when you put x equal to 0. और उसके बाद ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है कैपिटल T का, c sin omega n t, this remains unaffected because there is no x inside it. अब आपने x को 0 तो पुट कर दिया है, तो x को 0 पुट किया, दैट मीन्स थीटा बिकम्स 0. तो आप यहां पर थीटा लिखने की बजाय अब क्या लिखोगे, 0 लिखोगे. सो दिस इज द कंडीशन नाउ. तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई ये चीज 0 हो जाए
इसकी संभावना तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे आपका फंक्शन दिखा रहा है। दिस इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कुछ कुछ जगहों पे जाके जीरो होगा, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन आप जानते हैं हर हाफ साइकिल के बाद में जीरो होता तो है, लेकिन जहां जहां पे हाफ साइकिल नहीं हो रहा है उन जगहों पे वो जीरो नहीं भी है। तो इस वाले टर्म को एब्सोल्युटली जीरो तो मैं नहीं कह सकता। आई कैनॉट से दैट दिस टर्म इज एब्सोल्युटली जीरो। नाउ व्हाट रिमेन्स, जब मैं कह रहा हूं कि b मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्म इज ऑलवेज जीरो, तो इसका फिर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दिस b मस्ट ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि इसका जो दूसरा भाई है ये जीरो हो नहीं सकता हमेशा। कभी कभी जीरो होता है टाइम के साथ, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई आई एम क्लेमिंग that the only situation left with me is to create a situation where I put b permanently equal to zero. दूसरी चीज जीरो नहीं हो सकती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। सो नाउ बाय अप्लाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आई हैव एक्चुअली फाउंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ माय अननोन कांस्टेंट्स। इसको जरा याद रखें कि मैंने कहा था आपको ए बी सी डी, दीज आर द फोर अननोन कांस्टेंट्स दैट वी नीड टू फाइंड बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस। तो आपको बी की वैल्यू पता लग गई, और ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कहती है कि बी जीरो है। तो अब जब b की शर्तिया वैल्यू पता लग गई जीरो, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, टाइम कितना भी हो, x इज इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो होता है, तो b जीरो होगा। बस साफ पता लग गया। तो अब आप अपने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो। यू मॉडिफाई द इक्वेशन बिकॉज न्यू नॉलेज हैज क्रीप्ड इनटू द सिस्टम। नया नया नॉलेज ये कहता है कि आपका b हमेशा जीरो है। तो अब आप क्या कहोगे? With full confidence, you will claim that theta now is equal to a sin omega n x by c अब इस ब्लॉक में यही रह गया। क्यों? क्योंकि b जीरो हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय c sin ओमेगा एन टी प्लस d cos ओमेगा एन टी। नाउ द इक्वेशन ऑफ थीटा इज दिस फॉर फिक्स्ड फ्री कंडीशन। ठीक है। नाउ यू ब्रिंग इन द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती है that the gradient of theta with respect to x when measured at x is equal to L will bring a value of 0. And how do you apply this? इसको अप्लाई करने के लिए आप थीटा की इक्वेशन को यूज ही नहीं कर सकते, आपको डॉ थीटा बाय डॉ एक्स की इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो अब बताओ, थीटा का एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, और क्या आता है बताओ? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? I want to generate an expression of dou theta by dou x when theta, the expression of theta is given. क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो ये ध्यान दें, ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, this is completely a function of time t. So when you differentiate with respect to x partially, this whole block will be treated as a constant because there is no x inside it. Partial differentiation आपने सबने किया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए, राइट? सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप बताओ इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? a cos ओमेगा n x by c डॉट ओमेगा n by c। ओके, आपने कहा a इंटू ओमेगा एन बाई सी, ये तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा एन एक्स बाई सी। सही है क्या? हाँ सर। और इसके बाद वाली टर्म का क्या होगा? सर एज इट इज आ जाएगी। ये भी आएगी, एज इट इज प्रेजेंट हो जाएगी, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ठीक है, सी साइन ओमेगा एन टी प्लस डी कॉस ओमेगा एन टी। ओके, and now once you have the expression of dou theta by dou x, in this you put x is equal to L wherever you find the variable x. यानी कि इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x दिख रहे हैं, पकड़ के उसको L बना दो, और जब x को L बना दिया तो डॉ थीटा बाय डॉ x जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? डॉ थीटा बाय डॉ x को जीरो लिख देता हूं, इक्वल टू a ओमेगा n बाई सी कॉस ओमेगा n L बाई सी। सही है क्या?
देख लो भाई, मल्टीप्लाइड बाय सी साइन ओमेगा एन टी प्लस डी कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, सही है कि नहीं है बता दो। एक्स को मैंने सही है एल सर। रख दिया, और एक्स को जब एल रखा तो डॉ थीटा बाय डॉ एक्स मेरा जीरो हो जाना चाहिए, तो मैंने डॉ थीटा बाय डॉ एक्स को जीरो रख दिया। अब देखो सही है वापस सर। से वही सिचुएशन आ जाती है। ठीक है भाई, इस पूरे कहानी में ए ओमेगा एन और सी दे आर ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, तो इसको जीरो के नीचे ले जाओ, डंप कर दो, ये खत्म हो जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज टेक ऑल द कांस्टेंट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड फिनिश इट ऑफ। तो ये हो गया cos ओमेगा एन एल बाई सी मल्टीप्लाइड बाय सी साइन ओमेगा एन टी प्लस डी कॉस ओमेगा एन टी। सही है ना। अब वापस से वही सेम सिचुएशन आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ये कॉन्सेप्ट, एक ये ब्लॉक है और एक ये पूरा ब्लॉक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, या तो दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो हो कम से कम। फिर वही बात, दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एट ऑल द टाइम्स। कुछ कुछ टाइम पे ये ब्लॉक जीरो हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज। तो इस ब्लॉक को मैं जीरो रख ही नहीं सकता। सो वंस अगेन आई एम लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन कि अगर इनका प्रोडक्ट जीरो है तो फिर एक ही कंडीशन रह जाती है कि cos ओमेगा एन एल बाई सी जो है ये जीरो ही होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। क्लियर नहीं हुआ तो आपको बताना है मुझे, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। और क्लियर हो गया तो यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक, ताकि मैं कॉन्फिडेंस से आगे चल सकूं। बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है ना। तो cos ओमेगा एन एल बाई सी जीरो होगा, ये हमें पता लग गया सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद। यहां पर आ गए अपन, ये देखो cos ओमेगा एन एल बाई सी इज जीरो। तो अब फिर आगे सवाल आता है कि cos के आगे जो चीजें लगी है, ये cos का एक तरह से एंगल ही तो है ना, cos ऑफ सम एंगल इक्वल टू जीरो। तो ये बोल रहा है कि L तो कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, एक ही चीज है जो कि इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, वो है ओमेगा एन। पहले ही बता दिया आपकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है वाइब्रेशन की, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यूज दैट ओमेगा एन कैन टेक। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपको ये कह रहा है कि ओमेगा एन की जितनी भी पॉसिबल इनफाइनाइट वैल्यूज हैं उनमें से कोई सी भी एक ओमेगा एन को यहां रख दो और एल बाई सी से मल्टीप्लाई कर दो और उसका कॉस निकालोगे तो 100% जीरो आएगा, ये बोल रहा है वो। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ओमेगा एन एल बाई सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा एन मस्ट बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ये सिंपल मैथमेटिकल रीजनिंग है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक चलेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन, अब आपने एक काउंटर चला दिया भाई, ओमेगा एन की वैल्यूज ही तो है ना, एल और सी तो चेंज होंगे नहीं, तो ओमेगा एन की एन इक्वल टू 1 रखोगे तो एक वैल्यू आएगी, एन इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरी आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ऐसे आएगी। लेकिन इसको किससे आपने कंपेयर किया? पाई बाय 2 के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो एन को 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 हो गया, यानी कि ये हो गया पाई बाय 2। तो ओमेगा एन एल बाई सी पूरा अगर पाई बाय 2 हो गया तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 जीरो आएगा। अब एन इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो बेसिकली आपने सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक ये लगाया कि अगर आप मेरे को ये कह रहे हो कि कॉस ऑफ सम एंगल एल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो एल्फा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आप यही कहोगे कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यानी कि
कीप ऑन टेकिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 टिल इंफिनिटी, ये सारे एंगल्स के जो कॉस हैं वो हमेशा जीरो आएंगे। अब समझ में आया कि क्यों मैंने इस ओमेगा एन एल बाई सी का जो क्लस्टर है इसको इस सीरीज के बराबर रखने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है, 2n-1 times pi by 2, where n becomes a counter and n is now varying from 1 to infinity। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बता दो। आ गया। सही है। अब आपको ये समझ में आ गया है, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब ये पूरा लॉजिक आपको आइट्रेशन करके लगाने का टाइम है नहीं एग्जाम में, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बाय हार्ट, ठीक है। और अपना उद्देश्य क्या था, अपन को इस क्लस्टर का फॉर्मूला नहीं चाहिए, अपन को ओमेगा एन का फॉर्मूला चाहिए। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सी को इधर मल्टीप्लाई करो, एल को इधर डिवाइड करो, सो यू इवेंचुअली गेट ओमेगा एन as 2n-1 times pi by 2 into c by l. This is the frequency equation. अपन ने क्या कहा था, स्टेज नंबर 3 ऑफ योर कैलकुलेशंस। स्टेज नंबर 1 था डिराइव वेव इक्वेशन, स्टेज नंबर 2 था सॉल्व द वेव इक्वेशन, वो भी कर लिया, एंड स्टेज नंबर 3 इज डिराइव द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन होती है कि ओमेगा एन इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ये इक्वेशन आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन कहलाती है। यानी कि ये जो समथिंग समथिंग है इसमें एक काउंटर बैठा हुआ दिखेगा एन का, आप एन की वैल्यू को 1 2 3 इंफिनिटी तक रखते जाइए, तो हर बार एन की एक वैल्यू रखने पे आपको ओमेगा एन 1, ओमेगा एन 2, ओमेगा एन 3 एंड सो ऑन, all the infinite values of omega n can be obtained by simply replacing the value of small n counter by the integers 1 2 3 4 5 6 till infinity. This is the meaning of frequency equation. तो आपने अब बेसिकली क्या किया है, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन को डेवलप कर लिया है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। कौन सा, ये देखा, यहां पे काउंटर एन बैठा है, सी की वैल्यू डाल दो, एल की वैल्यू डाल दो, ठीक है, और उसके बाद आपकी ओमेगा एन 1 2 3 4 5 निकलती जाएगी जब आप यहां पर एन काउंटर को 1 2 3 4 इंफिनिटी तक रखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी इक्वेशन मिल चुकी है। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज टू प्लॉट द मोड शेप्स। अब मोड शेप्स बनाना चाहते हैं। मोड शेप आप लोग पहले भी बना चुके हो, हर टाइप की मल्टी डिग्री ऑफ सिस्टम इक्वेशंस जब बनती है तो मोड शेप्स बेसिकली क्या देते हैं, दे गिव यू अ ग्राफिकल प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसके मैं आपको मोड शेप्स के कुछ पुरानी चीजें याद दिलाता हूं जिससे आपको थोड़ा और कन्वीनियंट लगे कि भाई अपन अब आगे क्या करने जा रहे हैं। आपने जब ऐसे सिस्टम्स बनाए थे तो इनके मोड शेप कैसे बने थे, ऐसे बने थे या फिर ऐसे बने थे, ये सब मोड शेप्स याद आ रहे हैं आपको। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है x1 और ये x2, या फिर आपके वर्टिकल सिस्टम्स के लिए अपन ने बनाया था मोड शेप्स, तो वो कैसा बनता है, वर्टिकल बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग मास लगाया, इसके करस्पॉन्डिंग मास लगाया, इसको 1 दिया, इसको कुछ दिया, सो दिस वाज योर मोड शेप। इस तरीके से मोड शेप बनाते थे। तो बेसिकली ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मासेस। अब क्या करोगे आप, अब आपका जो शाफ्ट है वो तो कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो पुराने वाले जो मोड शेप आप बनाते थे वो तो इस तरह के डिस्क्रीट मोड्स बनते थे, जहां पर आपका मास रखा है वहां पर कुछ पीक बनेगा, यहां पर मास रखा है तो यहां पे कुछ पीक बनेगा। ये देखो, यहां मास है तो यहां पर एक एम्पलीट्यूड है, यहां मास है तो यहां एक एम्पलीट्यूड है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द मास इज एवरीवेयर, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हर एक मास पार्टिकल का, यानी कि ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राइंग द मोड शेप्स, और वो कुछ इस तरह की मोड्स बनेंगी आपकी। दे विल ऑलवेज बी साइनोसॉइडल इन नेचर।
depending on what your frequency equation is and what your बाउंड्री कंडीशंस आर, इस तरह की मोड शेप्स बनेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार मास कहां रखा है? मास हर जगह रखा हुआ है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। एवरी पॉइंट दैट यू टच ऑन द शाफ्ट इज अ मास पार्टिकल, and that mass particle has some amplitude. It may be zero, it may be negative, it may be positive. So eventually when you end up drawing the mode shape for each mass particle, you get a smooth curve like this instead of a straight line curve which was obtained in the case of discrete lumped mass systems. In a continuous mass system, you get smooth curves for mode shapes. तो अब ये आने वाला है, ये मोड शेप अभी बनने वाले हैं, अभी अपन ने बनाया नहीं है। नाउ लेट अस सी कि ये मोड शेप आखिर कैसे बनाएं। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे कि आप याद रख सकें, क्योंकि हर टाइम आप दिमाग लगा करके मोड शेप्स बनाएं उसमें टाइम वेस्ट होता है। सो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर which will help you in plotting the mode shapes for continuous systems very quickly. तो अब क्या करोगे? मोड शेप बनाने के लिए आपने ये कहा कि हाँ भाई, हमारी ये थी इक्वेशन, थीटा इक्वल टू ये कहां से आया? देखो ये वाला जो ब्लॉक था इसका तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था, सो दिस वाज ऑलवेज देयर। फिर यहाँ पे a साइन ओमेगा एन बाई सी एक्स प्लस बी कुछ था, बी जीरो हो गया था। अब आपको ओमेगा एन का भी इक्वेशन पता लग गया है, तो आप साइन ऑफ ओमेगा एन लिखने की बजाय ओमेगा एन का एक्सप्रेशन ही लिख दोगे। सो दिस इज ओमेगा एन नाउ, 2n minus 1 pi by 2 c by l, और c से c कैंसिल हो गया। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा n इन द रिमेनिंग एक्सप्रेशन ऑफ थीटा, यू गेट दिस एक्सप्रेशन। बोला कि भाई मोड शेप बनाने के लिए थीटा की इक्वेशन वापस लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड चाहिए ना, और एम्पलीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ही तो है एम्पलीट्यूड। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए। फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज मिल गई आपको, बट फॉर प्लॉटिंग मोड शेप्स यू हैव टू ब्रिंग बैक द इक्वेशन ऑफ थीटा। और जो जो आपको कांस्टेंट्स पता लग गए थे, जो आपको ओमेगा एन पता लग गई है, अब वो सारी वैल्यूज आप थीटा के रिमेनिंग एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, और उसके बाद अब देखिए क्या बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई अब एक काम कर सकते हैं, ये जो ए एक कांस्टेंट है ये अभी तक पता नहीं लगा अपने को, और एक्चुअली अपन को पता करने की जरूरत भी नहीं है। We don't need to find the actual value of A, C and D. ऐसा क्यों? ये अभी पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या किया, इस A को C से और D से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इस A को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो आपके दो कांस्टेंट्स जो हैं C और D वो मॉडिफाई हो जाएंगे। नाउ द कांस्टेंट्स आर CA एंड DA। नाउ लेट अस कॉल दोस न्यू कांस्टेंट्स एज C डैश एंड D डैश। तो आपकी जो थीटा की इक्वेशन है इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू दिस फॉर्म। तो अब ये यहां से a चला गया, अच्छी बात है, और उसके लिए आपने उसके एवज में आपने यहाँ पे c और d को अपडेट कर दिया। नाउ यू हैव टू न्यू कांस्टेंट्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, c और d भी नहीं पता थे अपने को, c डैश और d डैश भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़े रहने दो अननोन कांस्टेंट की तरह। ऐसा अपन और भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जब मोड शेप बनाते हैं तो हम टाइम को फ्रीज करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने टाइम के वेरिएबल को खुले घोड़े की तरह छोड़ दिया तो आपकी जो ये जो मोड शेप्स मैंने यहां पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे बना के दिखाई थी, आपको ये मोड शेप चलती हुई नजर आने लग जाएंगी। यू विल एक्चुअली सी अ चेंजिंग वेव फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम को फ्रीज कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई टी की वैल्यू सेट कर लो कि चलो ये बताओ टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरा वाइब्रेटिंग बार का मोड शेप कैसा दिखता है। यू वांट टू चेक दिस आउट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू इवेंचुअली डू इज यू हैव टू फ्रीज द टाइम इन ऑर्डर टू वॉच द मोड हैपनिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अब ये देखो इतनी कॉम्प्लिकेशंस अपने प्रीवियस केसेस में नहीं थी, क्यों? क्योंकि उस केस में आपका टाइम वेरिएबल था ही नहीं, बट नाउ यू आर डीलिंग विद अ मल्टीवेरिएट फंक्शन जिसमें एक्स और टाइम दोनों वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट। तो किसी एक एक्स पे कितना एम्पलीट्यूड हो रहा होगा वो इस क्षण जितना है अगले क्षण वो बदल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये मेरा मोड शेप है, ये मेरा मोड शेप हो सकता है टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हो, और जब मैं t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे आ जाऊंगा तो मेरे को ये एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा यहाँ पे,
मेरे को हो सकता है ये एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा हो जाए, ऐसा दिख जाए, फिर ये उल्टा हो जाए, फिर ऐसा दिख जाए. So the mode shapes will keep on changing their shape if you allow time to pass freely. तो अपन प्रॉपरली मोड शेप्स को प्लॉट करने के लिए एक एडिशनल एक्सरसाइज और करते हैं. वी फ्रीज टाइम. समय को प्रतिबंध लगा दो कि नहीं चलोगे तुम. खड़े हो जाओ, एक एक क्षण पे खड़े हो जाओ, कोई भी एक टाइम ले लो. लेट अस से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, लेट अस से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आफ्टर द सिस्टम वाज सेट इनटू वाइब्रेशंस. ठीक है. सो वंस यू फ्रीज योर टाइम, दिस एंटायर ब्लॉक बिकम्स अ कांस्टेंट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ये बताओ. मैं अभी तक जो बात बता रहा हूं, मोड शेप प्लॉट करने के लिए क्या क्या अपन को मेहनत करनी पड़ रही है. पहले तो c डैश d डैश तक आ गए अपन, ये आपका एक्सप्रेशन है थीटा का. लेकिन अब मैं एक एडिशनल काम कर रहा हूं. आई एम फ्रीजिंग द टाइम सो दैट आई कैन वॉच द मोड शेप हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम. ठीक है. और जब टाइम फ्रीज कर दूंगा तो ये पूरा ब्लॉक कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं, ये बता दो आप मेरे को. क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर. ठीक है. And since I am freezing the time, I take this entire block instead of repeating this long lengthy expression. I will simply take, भाई मैं बोल रहा हूँ यार कांस्टेंट है ना ये पूरा का पूरा, तो इसको एक कोई वेरिएबल दिखा दो. टॉ, कुछ भी दिखा सकते हो. आपको अगर टॉ नहीं चाहिए तो आप इसको t दिखा दो, t डैश दिखा दो, या फिर लेटस से बीटा दिखा दो, गामा दिखा दो, जो भी वेरिएबल पसंद हो. ABCD तक तो ले लिए थे ना, तो E ले लो, कुछ भी ले लो. टेक इट एज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. तो अपन ने अभी क्या किया, फिलहाल बोला कि टॉ. लेट अस टेक टॉ एज अ वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस ब्लॉक एज अ कांस्टेंट. अब ये पूरा ब्लॉक टॉ है. ठीक है. तो अगर ये टॉ हो गया तो मेरा थीटा का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया. एंड नाउ when I freeze the time, my theta becomes only a function of x. क्योंकि टाइम तो फ्रीज हो गया, अब टाइम चेंज नहीं हो रहा है. तो टाइम चेंज नहीं हो रहा तो थीटा टाइम का फंक्शन ही नहीं रहा अब. तो जिस क्षण पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया उस क्षण के लिए थीटा ये है, और टॉ एक कांस्टेंट है उस टाइम पे. अब मैं इसको लेकर के मोड शेप प्लॉट करूंगा. तो बेसिकली मेरे को क्या प्लॉट करने को कहा जा रहा है, थीटा को प्लॉट करो वाई एक्सिस पे. ठीक है साहब, थीटा को वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगी, अब एक ही वेरिएबल है मेरा x, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x आएगी. अब x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक प्लॉट की जाएगी. बोला भाई साहब आपका शाफ्ट तो 0 से लेके L लेंथ तक ही है ना, तो जो भी प्लॉटिंग करोगे वो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू L तक प्लॉट होगा. तो बोला ठीक है, x इज इक्वल टू 0 कहां पर है, यहां है. x इज इक्वल टू L कहां पर है, बोले यहां पर है. तो इधर तक की ग्राफ बनेगी आपकी. अब आपको क्या करना है, टॉ इज अ कांस्टेंट, साइन ऑफ 2n माइनस 1 x पाई x अपॉन 2l का प्लॉट बनाना है आपको. अब इसमें n की वैल्यू को 1 रखोगे तो पहला मोड शेप बनेगा, n की वैल्यू को 2 रखोगे तो दूसरा मोड शेप बनेगा, n की वैल्यू को 3 रखोगे तो तीसरा मोड शेप बनेगा. और जनरली आपके एग्जाम में ऐसा स्पेसिफाई कर दिया जाता है, ड्रॉ द फर्स्ट 2 मोड शेप्स, ड्रॉ द फर्स्ट 3 मोड शेप्स, या इवन ड्रॉ द फर्स्ट 4 मोड शेप्स. तो उसमें करना क्या है, आपको थीटा इक्वल टू टॉ साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स बाई 2l का ग्राफ बनाना है. सिंपल एक साइनोसॉइडल ग्राफ है ये, साइन फंक्शन प्लॉट करना है आपको. समझ गए ना, देख लो साइन ही है और कुछ नहीं है. यू हैव टू प्लॉट अ साइन ग्राफ, and for generating let us say 4 mode shapes you simply have to vary the value of n from 1 to 4. तो n की वैल्यू को 1 रखो तो जो फंक्शन बनेगा उसको प्लॉट कर दो, n की वैल्यू को 2 रखो, फिर एक नया ग्राफ बनाओ और जो बन रहा है उसको प्लॉट कर दो, फिर n की वैल्यू को 3 रखो, फिर एक नया ग्राफ बनाओ, जो ग्राफ बन रहा है उसको प्लॉट कर दो. ये आपके मोड शेप्स हैं. अब देखो ये कैसे आता है, इसके ऊपर पूरा डेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है. हालांकि मैं चाहूं तो आपको आई कैन गाइड यू थ्रू इंडिविजुअल वैल्यूज
कि देखो x की वैल्यू l/4 रखो, x की वैल्यू l/2 रखो, x की वैल्यू l रखो। हर एक पॉइंट पे मैं गाइड करा के बता सकता हूं। जब मैं n को 1 रख रहा हूं तो मैं अपना पहला मोड शेप बनाऊंगा, एंड दैट कम्स आउट लाइक दिस। अब ये बनती कैसे है, देखो एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। लेट मी जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन। थीटा इक्वल टू टॉ साइन 2n-1 पाई एक्स बाय 2l। ठीक है, अब यहां देख लो आप, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को। तो फर्स्ट मोड शेप, पुट n इक्वल टू 1। n की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में 1 रखूंगा तो मेरी एम्पलीट्यूड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी टॉ, n 1 हो गया तो 2 - 1 1 हो गया साइन पाई एक्स बाय 2l। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। व्हेन n इक्वल टू 1 माय इक्वेशन इज दिस। सो हाउ डू आई प्लॉट इट? यहां पर x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर x इज इक्वल टू l है। ठीक है, यहां से लेकर के अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मेरा सिर्फ इतना सा ग्राफ बनता है। ये देखिए, ओनली दिस मच। ये मेरा ग्राफ बन गया। लेकिन मैं इस मोड शेप को कंप्लीट करने के लिए इसका एक मिरर इमेज बना देता हूं नीचे। अब इस मिरर इमेज का क्या राज है, आप लोग कभी भी किसी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको मोड शेप ऐसा ही दिखेगा। ये इसका प्लॉट है, ये इस फंक्शन का प्लॉट है ये। ठीक है, देख लो आप, x की वैल्यू को l रख करके देखो तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टॉ साइन पाई बाय 2 l/l। l से l कैंसिल, साइन पाई बाय 2 हो गया 1, तो आपका थीटा इक्वल टू टॉ हो गया। तो यहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एट x इज इक्वल टू l यू विल गेट टॉ। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रख करके देखो। व्हेन यू पुट इट एज 0, साइन ऑफ 0 हो गया 0, थीटा इज निल बटा निल 0, तो थीटा यहां से स्टार्ट होगा 0 से। एंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट लेंथ्स, x की वैल्यू l से कम कितनी भी आप रखते चलो, आपको साइन फंक्शन की एक कर्व जनरेट होगी और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये इस तरह की एक साइनोसॉइडल प्रोफाइल का ही हिस्सा है ये। अगर मैं इस कर्व को एक्सटेंड करता तो ये आगे ऐसे जाने वाला था। ये इट वॉज एक्चुअली परफॉर्मिंग अ साइनोसॉइडल कर्वेचर। लेकिन आपकी x इज इक्वल टू l यहीं खत्म हो गई। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l यहीं खत्म हो गई। तो आपका ग्राफ सिर्फ इतना सही बना, बस ये है इसका खेल। ये देखो, समझो इसको। अगर मैं l से आगे इसी सेम फंक्शन को प्लॉट करता तो ये ऐसे चलता जाता, फिर आगे जाकर के ये इसी तरीके से साइनोसॉइडल गेम खेल रहा है। ये देख लो, यही चल रहा है आगे। बस आपका x इज इक्वल l टू l यहीं खत्म हो गया, तो आपका ग्राफ जो है सिर्फ इतना सा बना। दिस इज योर ग्राफ। अब इसके नीचे ये डॉटेड मिरर इमेज क्यों बनाई मैंने? व्हाई डिड आई मेक दिस डॉटेड मिरर इमेज? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि आई एम फ्रीजिंग द टाइम। ठीक है, तो टाइम को फ्रीज करने के बजाय अगर मैं टाइम को, टॉ को वापस से खुली छूट दे दूं कि भाई तो अब चलना चालू हो गया, मोड शेप तो बन गया ना मेरा, अब शेप मेरे को पता लग गया, अब मैंने टाइम को खुला छोड़ दिया, तो आपका ये मोड शेप कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा। अब टॉ की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसीलिए कभी नीचे दिखेगा, कभी नीचे को और दिखेगा, कभी नीचे एक्सट्रीम वैल्यू पे दिखेगा। सो योर कर्व or your mode shape, when time is allowed to free run, will change its magnitude and change its shape, but it will maintain the overall discipline of the curvature। यानी ये रहेगा तो ऐसा ही, लेकिन आपको अलग अलग टाइम पे ऐसा कहीं पे भी दिख सकता है। ये इस तरह से है ये भी। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ मोड शेप। एंड इफ यू फ्रीज योर टाइम, then you will see only one curve।
क्योंकि अब आपने टाइम को फिक्स कर दिया है, तो आपको ये बीच के कोई नहीं दिखेंगे, कोई सा एक दिखेगा आपको इनमें से। जरूरी नहीं है सबसे बाहर वाला दिखे, अंदर वाला कोई भी एक दिख सकता है। हो सकता है आपको ये कर्व दिखे, इससे छोटा वाला। टॉ की वैल्यू अगर आप चेंज कर लें, टाइम को चेंज करो, बोला कि ये टॉ इज इक्वल टू 2 सेकंड पे था ना, अब टॉ इज इक्वल टू, सॉरी, टॉ की वैल्यू कितनी होगी जब टी इज इक्वल टू लेट अस से 7 सेकेंड्स, तो बोला कि अब ये कर्वेचर छोटा हो गया है क्योंकि टॉ चेंज हो गया। सो यू विल सी योर मोड शेप लाइक दिस। बोला कि अच्छा अब बताओ टॉ इज इक्वल टू, सॉरी, टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स पे ये मोड शेप कैसा दिखता है, तो हो सकता है टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स पे ये और भी छोटा हो जाए। मे बी नाउ दिस इज योर मोड शेप। तो इसीलिए आप कोई सा भी एक टाइम अगर फ्रीज कर लोगे तो कर्व दिखेगा ऐसा ही, लेकिन इसकी विड्थ, चौड़ाई कितनी होगी वो टाइम के साथ वेरी करती है। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई क्या? बट इवेंचुअली नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू रन टाइम। टाइम को रन करने को कोई नहीं कहेगा आपसे, आपको तो सिर्फ ये मान के चलना है मैंने टाइम फ्रीज कर दिया, अब मेरे से आगे बात मत करना। ये आपके लिए एटीट्यूड, ठीक है? टाइम हमने फ्रीज कर दिया ना, अब हम टाइम नहीं चला रहे, बस भूल जाओ टाइम को। आप तो सिर्फ बताओ मोड शेप कैसा बनेगा, तो बोले ठीक है भाई जनरल शेप ऐसा है, खत्म बात। ये बन रहा है। फिर ये चीज क्यों बना रहे हैं अपन? ये दिखाने के लिए कि अगर मैंने टाइम को फ्री छोड़ दिया होता तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में और इंटरमीडिएट डायरेक्शन में सब में जा सकता था। सो यू हैव मेड अ मोड शेप विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ टाइम रनिंग फ्री ऑल्सो। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ड्रॉइंग द मिरर इमेज एज अ डॉटेड पार्ट। ये पूरी कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बता दो मुझे। फर्स्ट मोड शेप अपन ने ड्रॉ किया, क्यों डॉटेड पार्ट बनाते हैं, कैसे बना? बेसिकली ये टॉ साइन पाई एक्स बाई 2l का कर्व है ये, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ नहीं है वह बता दो। और इवेंचुअली याद करना है आपको ये, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द फिलोसफी दैट आई एम स्पीकिंग इन योर एग्जाम पेपर, नो। आपको लिखना उतना ही है जितना मैंने यहां लिख के दिखाया हुआ है। ये देखो कितना लिख दिया, ये सब कुछ नहीं। cos ऑफ ओमेगा एन एल बाई सी इक्वल टू 0 आया, देयर फोर ओमेगा एन एल बाई सी इज इक्वल टू 2n माइनस ये आ गया, और देयर फोर थीटा इज इक्वल टू दिस आ गया, और उसके बाद फर्स्ट मोड शेप के लिए n इक्वल टू 1 रखा, तो मेरा थीटा ये बन गया एंड द शेप इज दिस। खत्म बात, नो एक्स्ट्रा डायलॉग, करना यही है आपको। सो आर यू मेंटली एबल टू एक्सेप्ट दिस और नॉट, ये बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर हमें तो समझ में नहीं आया लेकिन ठीक है आप आगे चलो हम रट लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वरना अपन ने इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया दैट इज ऑल गॉन टू अ वेस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी? वंस यू हैव अंडरस्टूड द फिलोसफी देन यू कैन गो हेड एंड मग इट अप। इसको रट लो फिर, क्योंकि रटना ही है, स्पीड चाहिए अपन को एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, बताओ भाई क्या है जवाब आपका? व्हाट डू यू से टू दिस? बोलो बोलो, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? अमन, हर्षित, बोलो। आ गया सर समझ। ठीक है, सेकंड मोड शेप। देखो एग्जाम में पूछा 4 मोड शेप बनाओ या 3 मोड शेप बनाओ, तो कैसे बनते चले जाएंगे? सेकंड मोड शेप। सेकंड मोड शेप के लिए अपन को क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ काउंटर n इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या है? ये है साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 2l। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू टॉ साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स बाई 2l। ये आपकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी आपकी एम्पलीट्यूड इक्वेशन है। फ्रीक्वेंसी इक्वेशन तो पहले लिखी थी। अब इसमें n इक्वल टू 2 रखूंगा तो यहां पे आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 आ गया 3। तो बेसिकली आपकी थीटा बिकम्स टॉ टाइम्स साइन 3 पाई एक्स बाई 2l। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है थीटा
वर्सेस x का, जो कि x को 0 से लेकर के l तक वेरी कराना है। ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, सेकंड मोड शेप। देखो ये लेंथ उतनी ही है, पहले वाली देखिए, कंपेयर कीजिए इसके साथ, ये देखो ये फर्स्ट मोड शेप था, इसको कंपेयर करो, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन वही है, ये x इज इक्वल टू l वाली लाइन वही है। ये देखो, ये ध्यान रखना। अब आपका ये जो वेव फॉर्म है ये छोटा हो गया, पहले बड़ा सा वेव फॉर्म बन रहा था, अब जब 3πx/2l लेते हो तो आपका 1.5 वेव फॉर्म इसमें कवर हो गया, एक वेव पूरी, फिर आधा वेव। और ये यहां पर जब x 3 की जगह 1πx/2l था तो आपका पूरे लेंथ में एक आधा वेव फॉर्म आया था, अब 1.5 वेव फॉर्म आया। जब 5πx/2l होगा फॉर n इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड मोड शेप, तो इसमें 2.5 वेव फॉर्म कवर हो जाएंगे, यानी कि 1 2 आधा। और आगे चलोगे तो आप अब प्रेडिक्ट कर लो किस तरीके से चल रहा है, आधा, 1.5, 2.5, अगले में कितने कवर होंगे जरा बताओ। अगर मैं 5πx/2l की बजाय 7πx/2l पे आ जाऊं, जो कि n इज इक्वल टू 4 के लिए होगा, यानी कि फोर्थ मोड शेप अगर मेरे से कोई प्लॉट करवाए, मैंने यहां पे नोट्स में भी नहीं दिया है, क्या आप अपने आप प्लॉट कर पाओगे क्या इस पैटर्न को देखते हुए? देखो कैसे चल रहा है, व्हेन n इज 1, हाफ मोड शेप, हाफ साइनोसॉइडल कर्व, 3/2 तो 1.5 साइनोसॉइडल कर्व, 5/2 2.5 मॉड्यूल्स, 7π/2 तो कैसा बनेगा? 7π/2 के लिए ये तो अपना 3πx वाला है, अगर मेरा 7π/2 x/l आ जाए तो कैसा बनेगा? मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये l है, ये 0 है, यहाँ थीटा है, और इस डायरेक्शन में x प्लॉट की जा रही है। तो जैसा कि दिख रहा है 1 के लिए आधा था, 3 के लिए 1.5 था, 5 के लिए 2.5 था, 7 के लिए कितना होगा बताओ? 7 के लिए कितने वेव फॉर्म्स आएंगे 0 से लेके l के बीच में? देखो सीक्वेंस देखो, 1 3 5 7, हाफ, 1.5, 2.5, नेक्स्ट बताओ? 3.5, एज सिंपल एज दैट, सिंपल लॉजिक। अब आपको 0 से l तक की जो डिस्टेंस है उसके अंदर 3.5 वेव फॉर्म्स को फिट करना है। तो मैं ऐसे चलूंगा, 1 2 3 और ये आधा, लो साहब। अब इसकी मिरर इमेज और बना दूंगा ताकि टाइम वेरिएशन को भी मैं कवर कर सकूं। दिस इज माय मोड शेप, और ये कौन सा मोड शेप है? फोर्थ मोड शेप है। थर्ड मोड शेप कैसा बनेगा? थर्ड मोड शेप के लिए 5π लाना पड़ेगा, ठीक है? 5π का मतलब 2.5 ऑब्जेक्ट्स फिक्स करने पड़ेंगे, तो 1 वेव फॉर्म, 2 वेव फॉर्म और ये आधा वेव फॉर्म। मिरर इमेज बना दो, ये तो सॉलिड आएगा, ये आएगा डॉटेड। दिस इज द मोड शेप फॉर द थर्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन ω(n) = ω(n)3, उस पे 5πx/2l आता है, ठीक है? इस तरीके से चलता जाएगा। तो 4 नहीं, मैं तो ये कहूं मैं आपसे 10 भी प्लॉट करा दूं तो भी आपको बनाना आता है, ठीक है? 1 2 3 4 का यही सीक्वेंस चलता रहेगा। एंड नाउ सिमिलरली we go to another boundary condition, fixed boundary condition। तो जब फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन की जब एनालिसिस करेंगे
तो आपको कहां से काम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा? देखो यहां पर आपका एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, दिस इज द एंड। अब अपन एक ऑल्टरनेटिव जांच कर रहे हैं कि अगर मेरे से फिक्स्ड फ्री के बजाय फिक्स्ड फिक्स्ड पूछा होता तो मैं क्या करता। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, थीटा एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज 0, थीटा एट एक्स इज इक्वल टू एल इज 0। लेकिन अब यहां से आप कहानी कहां से स्टार्ट करोगे? कहानी आप यहां से स्टार्ट करोगे। आपकी थीटा है क्या? योर थीटा हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ए साइन ओमेगा एन एक्स बाय सी प्लस बी कॉस ओमेगा एन एक्स बाय सी, ये कैपिटल एक्स का ब्लॉक है, मल्टीप्लाइड बाय सी साइन ओमेगा एन टी प्लस डी कॉस ओमेगा एन टी। यहां से स्टार्ट करोगे आप बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि सेकेंड स्टेज का एंड जो था, वेर यू हैव सॉल्व्ड द वेव इक्वेशन एंड obtained theta as the product of x and t. This whole block is x, this whole block is capital T. ठीक है, और x और t का हुलिया पता लग गया अब अपने को। And now you apply these boundary conditions. x की वैल्यू जहां जहां पर भी इक्वेशन में x दिख रहा है उसको 0 रखें और उसके साथ साथ थीटा को भी 0 रखें। तो क्या बनेगा? ये देखो, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने नोट्स में दिखाई नहीं है। मैंने कहा कि भाई प्रोसीडिंग जस्ट लाइक वी डिड बिफोर, यानी कि अब यह आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, दिस यू शुड बी एबल टू डू ऑन योर ओन। अब मैं यहां पर x को 0 रखूंगा। देखो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन विच सेज कि थीटा को 0 कर देना जब x की वैल्यू 0 हो। तो मैं x को 0 कर देता हूं यहां पकड़ के, 0 0, वापस से वही बात आएगी, ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, a खत्म हो गया, ये 1 हो जाएगा cos ऑफ 0, तो ये b आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू b इंटू सी साइन ओमेगा एन टी प्लस डी कॉस ओमेगा एन टी। इसको करके देखना है आपको अपने आप, मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। अब आप थीटा को 0 कर दोगे क्योंकि आपने x को 0 कर दिया है, सो आई पुट इट इक्वल टू 0। फिर वापस से वही बात, ये ब्लॉक 0 हो नहीं सकता तो b ही 0 होगा। अगेन यू गेट b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 हो गया तो थीटा की इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, उसमें b वाला टर्म हटा दो, a साइन ओमेगा एन एक्स बाई सी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये वापस आएगा। एंड नाउ यू अप्लाई द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, थीटा इज अगेन 0 एट x इज इक्वल टू l। तो अब x की वैल्यू l रखोगे। इस तरीके से आपने जैसे पहले प्रोसीड किया, अब आप अपने आप इसको प्रोसीड करके देखना और चेक करना क्या फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आती है और उस फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से थीटा की वैल्यू ये आती है कि नहीं आती है। यू हैव टू अराइव हियर ऑन योर ओन, ये मैंने खुद पे छोड़ दिया। तो अब वापस से वही बात आ गई, थीटा की ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन डेवलप कर ली फॉर फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, और उसके बाद मोड शेप्स प्लॉट करने के लिए ये जो n है इसको एक बार 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, एंड कीप प्रोसीडिंग लाइक दिस। और अब की बार मोड शेप्स में चेंज देखिए, पहले मोड शेप कैसा था, ऐसे चालू हुआ था, हाफ से स्टार्ट हुआ था, और अब की बार फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन के लिए मोड शेप एक पूरा वेव, एक पूरी आंख जैसा ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरा आ जाता है। When n is equal to 2, you get 2 waveforms inside here. When n is equal to 3, you get 3 waveforms inside here. It goes on like this. 4, 5, 6, कितने प्लॉट करा लो उतने आप प्लॉट कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आपको लिख करके नहीं दिखाई है, लेकिन अब आपको करना तो आता है। क्या क्या स्टेप्स अपन ने पहले किए थे, बिल्कुल वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर फिक्स्ड। And then again for free boundary condition, the boundary conditions are dou theta by dou x is 0 at x is equal to 0 and dou theta by dou x is equal to 0 at x is equal to l। उसके लिए जो थीटा इक्वेशन बनती है वो ये बन के आएगी, और उसके लिए जो मोड शेप्स बन रहे हैं वो ऐसे है। इसमें भी हर एक के अंदर कंप्लीट नोड्स बन रहे हैं, ये देखो, आधा इधर और आधा इधर, यहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो आधा इधर और आधा इधर तो रहेगा ही, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। n इक्वल टू 3 रहेगा तो आधा इधर और आधा इधर तो रहेगा ही, लेकिन बीच में एक्स्ट्रा 2 और आ जाएंगे। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, आधा और आधा यहां तो आएंगे ही आएंगे। ये देखो मैं यहां बना के दिखा देता हूं, हाफ विल कम हियर
और बीच में कितने कंप्लीट हो जाएंगे? 3 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3, और ये आधा इधर। इसको कंप्लीट करूंगा तो ऐसा आएगा, ये देखो, for n is equal to 4, and like this it will keep on following. अब ये जो मोड शेप्स हैं ये फिक्स हो गए आपके, और फिर उसके बाद अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कभी भी आपका टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट आ जाए तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है, मोड शेप बनाने को आ जाए। मैं तो कहूंगा नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अब तो बस आंख बंद करके रट लो कैसा बनाना है। फिक्स्ड वाले की मोड शेप्स कैसे बनती है देखो। अब आंख बंद करके रखने का मतलब ये है कि आपसे पूरी डेरिवेशन के बजाय आपसे कोई ओरली ये क्वेश्चन पूछ ले कि कंटिन्यूअस सिस्टम की वाइब्रेशंस हो रही है, ठीक है साहब, मैं तो कहूंगा ये भी मत बताओ धागा है, बार है या शाफ्ट है, क्योंकि ये मोड शेप तीनों केस में सेम ही बनेंगे आपके। दैट इज द सरप्राइजिंग पार्ट। लुक हियर, टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट अपन खत्म करके लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बीम्स पे जब जाएंगे तो उसके भी यही सेम शेप, वेव इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल डिट्टो, बाउंड्री कंडीशंस देखो ऑलमोस्ट सेम, बस ये वेरिएबल चेंज हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, खत्म बात। और वो मोड शेप देखो, देखो सेम चीज। फॉर फिक्स्ड फ्री ये मोड शेप बन रहे हैं, सेम टू सेम है। फॉर फिक्स्ड देखो वही मोड शेप बन रहे हैं, सेम टू सेम। फ्री वही मोड शेप बन रहे हैं, देखो सेम टू सेम। तो मोड शेप्स की कहानी तो आपके सारे कंटिन्यूअस सिस्टम्स के लिए सेम आएगी, डिट्टो रिपीटिशन। तो अब मैं आपसे ऐसा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, इवन आई एम नॉट इवन टेलिंग यू which system I am taking, whether it is a torsional vibration of shafts, whether it is longitudinal vibrations of bars, or it is transverse vibrations of strings, मैं वो भी नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं imagine a continuous system which has length x is equal to 0 to x is equal to L. Okay, for fixed free boundary conditions can you show what the mode shapes will be? बोला कि श्योर। फर्स्ट मोड शेप फॉर n इक्वल टू 1, आपने कहा फिक्स्ड फ्री, तो एक साइड को फिक्स कर दिया, दूसरे साइड को फ्री कर दिया। यहां पे x 0 है और यहां पे x L है। लीजिए साहब आपका मोड शेप, आंख बंद करके बना दिया। पता है यही बनेगा, धागा हो चाहे बार हो चाहे शाफ्ट हो, यही बनेगा फिक्स्ड फ्री के लिए। फॉर टाइम वेरिएशन आई ड्रॉ द डॉटेड शेप ऑल्सो, खत्म बात। सेकेंड मोड बना के दिखाइए, n इक्वल टू 2, क्या करोगे? इक्वेशन भी नहीं बना रहा मैं, मोड शेप ही रट गई मेरे को, तो क्या करें अब? लो साहब ये है मोड शेप, और बताओ। अच्छा बोला कि चलो अब ड्रॉ मोड शेप्स फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम विथ फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन। लाओ साहब अभी बना देते हैं, n इक्वल टू 1, फिक्स्ड है ना, तो यहां भी फिक्स है, यहां भी फिक्स है, ठीक है। ये लो आंख बना दिया, हो गया बात। n इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड मोड शेप बनाओ, फिक्स्ड मोड शेप बना दिया, 2 आंख बना दो, हो गई कहानी खत्म। अब ये धागा हो चाहे बार हो चाहे शाफ्ट हो, मोड शेप बनाने वाली जो कहानी है, जो पूरा डेरिवेशन और वो कैसे बनते हैं, वो सब तीनों आपके एक्सरसाइजेस में सेम है। तो आपकी मेहनत देखो एकदम से रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? अभी तक आपको पढ़ाई करते हुए मेरे को जहां तक फीलिंग आ रही थी, यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ बर्डन कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी सारी चीजें आ गई। पहले वेव इक्वेशन डिराइव करो, उसमें क्या क्या किया भगवान जानता है, फिर वेव इक्वेशन को सॉल्व करो, पता नहीं क्या वेरिएबल सेपरेबल क्या क्या कराया भगवान जानता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मोड शेप प्लॉट करो, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन आ गई, फिर एम्पलीट्यूड इक्वेशन आ गई। मतलब ये आराम से 10-15 पेज का डेरिवेशन है, दुनिया जहां का डेरिवेशन है। लेकिन अब देखो कोई भी चीज आ गई तो इसमें कॉमन कितनी है? वेव इक्वेशन का फॉर्मेट सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मेट आता है वेव इक्वेशन का। मैं बताता हूं कैसे आता है। टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट का वेव इक्वेशन क्या था? डॉट टू थीटा अपॉन
डॉ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² टाइम्स डॉ 2 थीटा अपॉन डॉ टी स्क्वायर. दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट. अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार्स का जो वेव इक्वेशन बनेगा उसमें थीटा की बजाय यू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम. डॉ टू यू बाय डॉ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² इंटू डॉ टू यू बाय डॉ टी स्क्वायर. बताओ क्या तकलीफ है, यही बनेगा. और इवन उसके डेरिवेशन और उसके स्टेप्स भी देखना, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, धागे का, जैसे गिटार का तार होता है उसका वाइब्रेशन है, तो उसकी वेव इक्वेशन क्या है अभी बना देते हैं. उसमें ये थीटा भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट आएगा y. सो यू सिंपली राइट इट एज डॉ टू y बाय डॉ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² इंटू डॉ टू y बाय डॉ टी स्क्वायर. लो, आपके सिलेबस के 3 टॉपिक पैरेलल चला दिए मैंने और सारी सिमिलैरिटीज अभी से जाहिर कर दी बिल्कुल साफ, क्या क्या आएगा और कैसे. बिल्कुल डिट्टो सेम है सारी चीजें. इनकी वेव इक्वेशन सेम है, सिर्फ वेरिएबल ही तो फर्क है. तो इनका जो पूरा जो आगे का पार्ट है यानी सेकेंड पार्ट वेर यू यूज द वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक, डिट्टो सेम. उसके बाद प्लॉटिंग ऑफ मोड शेप्स, प्लॉटिंग ऑफ फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी इक्वेशंस एंड फाइंडिंग द एम्पलीट्यूड इक्वेशंस, डिट्टो सेम. तो एक पढ़ लिया ना आपने, तो बाकी के दोनों 90% वैसे ही खत्म हो गए. बस उनकी स्टार्टिंग के जो डेरिवेशंस हैं कि भाई ये वेव इक्वेशन आई कैसे. अब ये तो सेम नहीं हो सकती कि भाई इसमें तो रोटेशन हो रहा था, इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसमें ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इसमें फिगर्स और एजम्पशंस थोड़े से अलग होंगे, लेकिन एक बार वेव इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई, उसके आगे का काम डिट्टो कॉपी पेस्ट. और मैं आपको सच बात और बता दूं, ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं इसमें ये जो मोड शेप और ये सब है मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, इतने हद तक सेम है. ये सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है. यहां पर थीटा था, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, मैंने पेंसिल से चेंज किया. यहां पर थीटा था पहले. दिस डेरिवेशन वाज फॉर torsional vibrations of shafts, but in order to create the note set for your longitudinal vibrations of bars, I simply copied the entire thing और जहां जहां थीटा आ रहा था उसको u से रिप्लेस कर दिया. अब बताओ अगर स्ट्रिंग वाले का करना है तो मैं इसी सेम नोट शीट को कॉपी करके u की बजाय y कर दूंगा, बस खत्म बात. इतना सिमिलर है. तो कैन आई से कि योर बर्डन इज लाइटेंड बाय एटलीस्ट 50%. आप एक बार ये टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट्स का पूरा डेरिवेशन कंप्लीटली एक बार चेक कर लो और स्टेप वाइज इसको याद कर लो. समझ तो आई होप आप लोग चुके ही हैं सारी चीजें. उसके बाद आपका आगे के जो टॉपिक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बार्स एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स, दैट विल इवेंचुअली वेपराइज अवे. पूरा खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें पढ़ने के लिए. व्हाट डू यू थिंक, बताइए भाई, कुछ फीलिंग आई है कि नहीं आई है. बोलो. क्या कहते हो भाई. यस सर. क्लियर है. कैन वी डू अवे विद दिस टॉपिक. यस सर. ठीक है. तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, 2 टॉपिक जो रहते हैं, आपको सिर्फ इतना सीखना रह गया है. कौन सा. लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बार पे आऊंगा मैं और इसकी फिगर्स और इसकी एजम्पशंस के साथ में इसकी वेव इक्वेशन डिराइव करा दूंगा आपको. बस हियर कम्स द वेव इक्वेशन. इसके बाद के जो 2 स्टेजेस हैं आप अपने आप करेंगे, क्योंकि वो जो 2 स्टेजेस है उसमें सिर्फ इस u वेरिएबल को रखना है थीटा वेरिएबल की जगह, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम. एक कण मात्र भी कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, 100% सेम. ऑल द स्टेप्स आपको दिखा दिया, मोड शेप्स तक सेम बनेगी. उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि अगर मैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स करूं
तो उसका फिगर अलग बनेगा, उसकी assumptions अलग चलेगी और उसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग चलेगा. बट इवेंचुअली आई कम टू अ वेव इक्वेशन विच लुक्स एग्जैक्टली द सेम लाइक द प्रीवियस केस. तो ये वेव इक्वेशन तक आने की कहानी इन तीनों टॉपिक्स में अलग अलग है. एक बार वेव इक्वेशन आ गई तो सेकंड स्टेज जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, वो तीनों में सेम है. और जनरल सॉल्यूशन को लेके बाउंड्री कंडीशंस लगाना और उनके मोड शेप्स प्लॉट करना, वो भी तीनों में डिट्टो सेम है. ठीक है. तो अब आपको कंटिन्यूअस सिस्टम्स, जो कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस टॉपिक में अपने पास डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग रह जाता है एंड डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ बार्स, ये रह जाता है. ये वाइब्रेशन ऑफ बीम नहीं होगा, दिस इज बार. इस बीम को हटा के बार करना पड़ेगा. ये आप लोग अपने नोट्स में एक बार नोट कर लेना इसको, बस ये बार है. क्योंकि बीम जैसे ही अपन वर्ड यूज करते हैं दैट मीन्स ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस या ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस, जब आप बीम में ऐसे आगे पीछे वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हुए, और उस केस में मैं इस सॉलिड एंटिटी को बीम नहीं कह सकता, मेरे को उसको बार नाम देना पड़ेगा. ठीक है. बाकी सब कुछ सेम है. कंसिडर अ बीम नहीं आएगा, कंसिडर अ बार. प्लीज मेक दिस चेंज इन योर नोट्स ऑल्सो. नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस. प्लीज स्टे विथ मी.